हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने द सेल स्टडी किया था एंड वी द स्टडी अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल? द प्रिमिटिव सेल जिसमें कि नेकेड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और जेनेटिक मटेरियल भी कंटेंट्स नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड सेल है जिसमें कि ऑलवेज आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट मिलेगा। वैसे तो यूकैरियोटिक सेल में प्रोटोस्टा आते हैं, फंजाई आती है, प्लांटी आती है और एनिमेलिया आता है, पर बेसिकली हम डिफरेंस पढ़ते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो आज मैं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस, उसके सेल ऑर्गेनलीज, इन सबको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो मेरे बच्चों, जो सेल है उसमें जो सेल ऑर्गेनलीज हैं दैट इज़ कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इन विच द सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, बट न्यूक्लियस इज नॉट इंक्लूडेड इन द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को हम साइटोप्लाज्म में इंक्लूड नहीं करते। द प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आएंगे। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? द सब्सटीट्यूट प्रेजेंट एट द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में जो सब्सटीट्यूट प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। सो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। जैसे कि एग का येलो वाला पार्ट वो उसका न्यूक्लियस हो गया और उसके अलावा जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म हो गया, और एग को तोड़ने पे उसके अंदर से जो कुछ भी निकलता है दैट इज प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। अब अगर हम बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल की, सबसे कॉमन डिफरेंस जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में होता है वो होता है सेल वॉल का। इन द प्लांट सेल देयर इज अ थिक सेल वॉल इज प्रेजेंट दैट इज मेड अप फ्रॉम लिपिड एंड सेलुलोज। प्लांट सेल में थिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि लिपिड और सेलुलोज से बनी होती है। वहीं जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो इन द प्लांट सेल द सेल वॉल इज प्रेजेंट, इट इज मेड अप फ्रॉम सेलुलोज एंड पैक्टिन, एंड इन एनिमल सेल द सेल वॉल इज एब्सेंट। ठीक है। अच्छा, अब देखिए प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होने के साथ साथ एक बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट होती है, और ये जो बड़ी सी वैक्यूल है बेसिकली इसका फंक्शन होता है टू कलेक्ट द मटीरियल। ये मटीरियल्स को कलेक्ट करती है। जब ये मटीरियल्स को कलेक्ट करेगी और ये बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट होगी तो ऑलवेज न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द कॉर्नर। न्यूक्लियस कहाँ पे लोकेटेड होता है? कॉर्नर में लोकेटेड होता है। ऑलवेज न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द कॉर्नर। अब देखो क्या है कि न्यूक्लियस कॉर्नर में लोकेटेड है और एक बड़ा सा वैक्यूल है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। व्हाट वी सेड द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल दैट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। ये क्या करती है? वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने का फंक्शन करती है। अच्छा, न्यूक्लियस के आसपास ऑलवेज आपको क्या मिलेगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन क्या होता है? सिंथेसिस करना। किसका सिंथेसिस करना? प्रोटीन्स और लिपिड्स का। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम टू टाइप्स की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगी उसमें राइबोसोम्स अटैच होंगे और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में कुछ भी अटैच नहीं होगा। The rough endoplasmic reticulum is responsible for the synthesis of the protein. Rough endoplasmic reticulum प्रोटीन का synthesis करेगी। वहीं the smooth endoplasmic reticulum that is responsible for the synthesis of the lipids. ये lipids का synthesis करेगी। Always endoplasmic reticulum के पास में एक structure present होता है that is called as Golgi apparatus. उसको हम क्या कहते हैं? Golgi apparatus कहते हैं। The Golgi apparatus basically responsible for the packaging और द सिंथेसिस। इट इज़ द सिंथेसिस साइट। ये पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है या ये सिंथेसिस साइट होता है, उसको हम कहते हैं गोल्जी एपरेचस। द स्मॉल वैक्यूल्स डेवलप्ड फ्रॉम द गोल्जी एपरेचस। गोल्जी एपरेचस से स्मॉल वैक्यूल्स डेवलप्ड होती है और इन वैक्यूल्स में जो भी सिंथेसाइज सब्सटीट्यूट्स है वो फिल हो जाता है। ओके, व्हाट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली कहते हैं। क्यों कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली? बिकॉज इट हैज़ देयर इट्स ओन डीएनए। इसके पास अपना डीएनए है। इट हैज़ ओन स्ट्रक्चरल सब्सटीट्यूट्स, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। ओके, एंड इसके साथ ही प्लास्टिड भी प्रेजेंट है। इन द प्लास्टिड there are three types: chloroplast, leucoplast and chromoplast. Chromoplast colored plastid, leucoplast colorless plastid and chloroplast green plastid.
तो ग्रीन प्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करेगा। अच्छा, इसमें स्मॉल वैक्यूल्स में पेरोक्सिसोम्स हैं जो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन का फंक्शन कर रहे हैं। What about the animal cell? In the animal cell, the cell wall is absent. Small vacuoles are present, so nucleus is located in the center. Nucleus कहाँ located है, center में. When nucleus is located in the center, then near the nucleus the endoplasmic reticulums are present. Rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. On the rough endoplasmic reticulum, the ribosome is attached and it is responsible for the synthesis of the protein. In the nucleus, there is a small structure that is responsible for the synthesis of the RNA and protein. This structure is called as nucleolus. In the prokaryotic cell, the naked genetic material is called nucleoid. And in the nucleus, the structure that is called as nucleolus. The nucleus is covered by the envelope that is called as nuclear envelope. Obviously, these structures are also present in the plant cell and in the animal cell. I just discuss about the differences between plant and animal cell. Yes, there is a centriole that is responsible for the cell division. It is only present in animal cell. It is not present in plant cell. Then how plant cells perform cell division? There is desmatas present in the cell fluid. These desmatas participate at the time of the cell division and chromosomes arranged on these desmatas. Okay, then in the animal cell, the plastid is also absent. The mitochondria is present, that is called as powerhouse of the cell. Why it is called powerhouse of the cell? Because it performs respiration, it oxidizes the glucose and synthesizes the ATP. So what are the basic difference between animal cell and the plant cell? In the plant cell, the cell wall is present. In the animal cell, the cell wall is absent. In plant cell, a big vacuole is present. In animal cell, bigger vacuoles are absent. Due to present a big vacuole, the nucleus is located at the corner, but in animal cell, the nucleus is located in the center. In the animal cell, the membrane less organelle, centriole is present, but in plant cell, centriole is absent. These are the basic difference between plant cell and animal cell. I hope you can understand about this. Now, there are some structures like our cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स है वो अलग स्ट्रक्चर्स परफॉर्म किए गए थे, जैसे कि कुछ साइंटिस्ट ने इसका सैंडविच मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लिपिड बाहर जो होता है लेयर के प्रेजेंट में होता है और अंदर प्रोटीन्स होते हैं. सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट इज़ अ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. कुछ साइंटिस्ट ने कहा था कि ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है जिसमें पूरी एक यूनिट होती है. बट एक्चुअल जो एक्सेप्ट किया गया था सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर था सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर, जो किसने प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने. व्हाट सिंगर एंड निकोलसन सेड, सिंगर और निकोलसन ने क्या कहा था? सिंगर एंड निकोलसन सेड दैट देयर आर सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है जो सब्सटीट्यूट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इसके अलावा लिपिड और कोलेस्ट्रॉल्स प्रेजेंट होते हैं. और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है. क्या कहा था सिंगर एंड निकोलसन ने? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है कि भाई फ्लूइड सब्सटीट्यूट्स होता है, उसमें मोज़ेक प्रोटीन्स होते हैं. सो द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अच्छा, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया. अच्छा, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स की बात, ऑर्गेनरीज की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस. बट न्यूक्लियस को हम साइटोप्लाज्मा में इंक्लूड नहीं करते, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड. माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली. व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली? बिकॉज ये अपना सारा फंक्शन खुद कर रहा है, अपना प्रोटीन खुद सिंथेसिस कर रहा है, नया माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना रहा है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ दिस सेल, क्योंकि इस पर ATP सिंथेसिस का फंक्शन भी होता है. तो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर मेम्ब्रेन है. इसकी इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होती हैं, और इन फोल्डिंग्स पे ही रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा. ये जो फोल्डिंग्स है, दीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टी, और क्रिस्टी के बीच में मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रेस्पिरेशन, और ऑक्सीडेशन और रेस्पिरेशन से ही ATP का फॉर्मेशन होता है. अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें, इसकी बात करें, ये क्या है? गोल्जी बॉडी. हु डिस्कवर्ड? कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था. गोल्जी बॉडी में 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रांस पार्ट एंड सिस पार्ट. सिस्टर्नीज फॉर्मेशन होता है, तो
तो जो ट्रांसपार्ट होता है उससे ऑलवेज सिस्टर्नीज बनेगी और ट्रांसपार्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्यूब्यूल्स में, और सिस पार्ट जो है वो सिस्टर्नीज का फॉर्मेशन करेगा. सिस पार्ट सिंथेसाइज द सिस्टर्नीज एंड सिंथेसाइज द एंजाइम्स एंड ट्रांसपार्ट कन्वर्ट्स दैम इनटू विक्यूल्स इनटू स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड दीज ट्यूब्यूल ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड. हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन एंजाइम जाते हैं वो पैकेज फॉर्म में जाते हैं और उन पैकेज फॉर्म में ट्रांसफर करने का फंक्शन गोल्जी बॉडी करता है. ये देखो इसका ट्रांसपार्ट जो ट्रांसवर्स करता है, जो इस तरह से कॉन्कैव टाइप का है, और सिस पार्ट जो सिंथेसिस करके नई वैक्यूल्स बनाएगा. इट इज़ ऑलवेज लोकेटेड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही लोकेटेड होती है. अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करें लाइसोसोम, सुसाइडल बैग, डी ड्यूम ने लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी. लाइसोसोम एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज़ के मिक्सअप से बना है और कहते हैं इसमें 60 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल होते हैं. और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जो 60 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स में फिल है, ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने का फंक्शन करते हैं. वाई वी सेड दैट लाइसोसोम इज द सुसाइडल बैग्स. लाइसोसोम सुसाइडल बैग है, ऐसा हम क्यों कहते हैं? बिकॉज द लाइसोसोम्स बर्स्ट एट द टाइम व्हेन सेल इज़ नॉट वेल और सेल डिस्ट्रॉयड डिग्रेड. जब कभी भी सेल डिग्रेड हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है या इन्फेक्टेड हो जाती है, तो लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाते हैं, उनके डाइजेस्टिव जूस बिखर जाते हैं और सेल पूरी डाइजेस्ट हो जाएगी. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सुसाइडल बैग्स. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड and rough endoplasmic reticulum it is responsible for the synthesis of the protein. ये प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये लिपिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, चलिए आगे देखिए. अब ये क्या है? ये है हमारे प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट. तो प्लास्टिड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली. ये भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली. इसके पास भी अपना डीएनए होता है. मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि ये प्रोकैरियोट सेल्स थी जो पहले फ्रीली रहती थी और बाद में ये यूकैरियोट्स के साथ सिम्बायोसिस में आकर रहने लग गई. तो जो प्लास्टिड है, क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको. तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी क्रोमोप्लास्ट की, कलर्ड प्लास्टिड जो क्रोमोप्लास्ट होता है, तो कैरोटीन जैसे कि गाजर को कलर दे रहा है, लाइकोपीन टमाटर को कलर दे रहा है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल, एंथोसाइनिन, ये सब कलर देते हैं. अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ तो ग्रीन कलर का ये स्ट्रक्चर जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो फैट, ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करता है. तो उसमें आपके कौन कौन से आएंगे? इटियोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? इटियोप्लास्ट क्या है? कन्वर्ट हो जाता है. अगर लाइट की एब्सेंट है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है ना. और उसके अलावा ये लिपिड्स, फैट्स और प्रोटीन्स इन सबको स्टोर करते हैं. देखिए अगर प्लास्टिक का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कॉइन जैसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिनको हम ग्रेना कहते हैं. बेसिकली ये ही सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और ये ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं. जो ग्रेना का ग्रुप होता है, ग्रेना जो है ये कलेक्शन है किसका? थाइलेकॉइड्स का. सिंगल कॉइन को हम थाइलेकॉइड्स कहते हैं और पूरे ग्रुप को हम ग्रेना कहते हैं. और इसके पास ही यहाँ पर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, उससे हम स्ट्रोमा, जिसे हम लेमेला कहते हैं, और यहाँ पे जो फ्लूइड है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं. आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. बेसिकली इसका फंक्शन क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस का इसका फंक्शन होता है. अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करूँ सीलिया और फ्लैजेला की, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की वॉल्स पर होते हैं, जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये कैसे घूमते हैं? ये वॉशिंग मशीन की तरह लेफ़्ट राइट. तो इसमें 9+2 का स्ट्रक्चर होता है. 2 सेंटर में होते हैं सिंगल, और जो बाउंड्रीज होती है उसमें 2 का पेयर प्रेजेंट होता है. तो ये सीलिया और फ्लैजेला का आपका स्ट्रक्चर है जो कि कार्टव्हील स्ट्रक्चर होता है, बैलगाड़ी के पहिए जैसा स्ट्रक्चर होता है. अगर हम सीलिया और फ्लैजेला में डिफरेंस देखें तो सीलिया स्मॉल साइज़ के होते हैं, फ्लैजेला बड़े होते हैं साइज़ में. सीलिया जो है बहुत सारे हैं सेल में, पर फ्लैजेला जो बड़े हैं वो सेल में कम होते हैं. और सीलिया ऑलवेज कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स में एक साथ मूव करते हैं, वहीं फ्लैजेला कॉम्बिनेशन में मूव करते हैं. तो सीलिया लोकोमोशन में और अटैचमेंट में हेल्प करेंगे, और फ्लैजेला जो होते हैं वो सिर्फ लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. अच्छा, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर का.
ये भी इनके जैसा ही होता है, फ्लैजेला के जैसा ही, बट इसमें ट्रिपलेट होते हैं। उसमें डबलेट था और उसमें ट्रिपलेट है, और इसमें सेंटर में 0 होता है। तो सेंट्रोसोम सेंट्रोमियर में आपको स्ट्रक्चर मिलेगा 9+0, और ये 9 जो है वो ट्रिपलेट कंडीशन में, और वहीं फ्लैजेला में 9+2, पर 9 डबल कंडीशन में और 2 सिंगल कंडीशन में आपको मिलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ राइबोसोम की, तो राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं। पैलेट ने इसकी डिस्कवरी की थी, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। ये एक ऐसा ऑर्गेनली है जो आपको न्यूक्लियस में मिल जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में, सब में मिल जाएगा। पर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का होता है। एस क्या है? स्वेडबर्ग कांस्टेंट है। अच्छा, इसकी 2 सब यूनिट्स होती है, 30S और 50S। तो 50 और 30 तो भाई 80 होते हैं, फिर 70 कैसे आ गया? क्योंकि इसकी थोड़ी सी कैविटी यहाँ एडजस्ट होती है, तो इस रीज़न से। और अगर हम 80S राइबोसोम की बात करें तो यहाँ पर 40S और 60S 2 सब यूनिट्स होती है। इसमें भी वही 40 का थोड़ा पार्ट 60 में एडजस्ट होता है। फंक्शन क्या है राइबोसोम का? प्रोटीन सिंथेसिस का। अच्छा, राइबोसोम्स हमेशा यूनिट फ्री, मेम्ब्रेन फ्री हैं। फ्रीली इसकी दोनों यूनिट्स प्रोटोप्लाज्मा में, साइटोप्लाज्मा में फ्रीली मूव होती है। बट जब कभी भी आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलता है तो मैग्नीशियम की हेल्प से वो इसे अटैच कर देता है और पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से ये हमारे सेल और सेल ऑर्गेनलीज आपके कंप्लीट होते हैं। सेंटर में सबसे मेन पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इट इज़ द ब्रेन ऑफ दिस सेल। ये सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है। इसके सेंटर में न्यूक्लियोलस होगा। न्यूक्लियोलस में प्रोटीन्स और आरएनएज हैं जो एंजाइम सिंथेसिस करेंगे। न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है और वो कंडेंस फॉर्म में है, और ये जो डीएनए है कंडेंस फॉर्म में, ये क्या करेगा? सिंथेसाइज करके एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। व्हेन द सेल परफॉर्म द सेल डिवीज़न, देखो जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें 2 टाइप्स है, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन जो होता है वो लाइटर होगा, थोड़ा सा थ्रेड उसका ओपन होता है जो एमआरएनए का सिंथेसिस करता है, और वहीं हेट्रोक्रोमेटिन कॉम्पैक्ट फॉर्म है एंड इट डोंट पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस। सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अच्छा, अब अगर ये क्रोमोसोम फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्रोमोसोम में फॉर्म में प्रेजेंट होने पर ये कंडेंस फॉर्म है जिसमें काइनेटोकोर्स बनते हैं। ऑलवेज इफ देयर इज क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल दैट शोज दैट सेल इज रेडी फॉर द सेल डिवीजन। अगर सेल में कभी भी जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के फॉर्म में है तो उसका मतलब हमेशा ये है कि सेल जो है वो सेल डिवीज़न के लिए रेडी है और मेटाफेज स्टेज प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स को भी हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला है टीलोसेंट्रिक। तब जब सेंट्रोमियर्स जो होते हैं वो एकदम कॉर्नर्स पे होते हैं उसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, जब सेंट्रोसोम थोड़ा सा और नीचे है तो उसे हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, जब सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक से पहले आता है सब मेटासेंट्रिक, जब बीच में आने से थोड़ा सा पहले है। और मेटासेंट्रिक जब क्रोमोसोम एकदम ही बीच में हो। ये देखो, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोमियर 2 कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। यहाँ पर सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होता है, ये हमारे आइडेंटिफिकेशन का फंक्शन करता है। और ये जो यहाँ पे टीलोमरेज एंजाइम है ना, ये हमारे लिए, हमारी झुर्रियाँ वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसलिए कहते हैं इंजेक्शन लगवाते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो हमेशा यंग दिखते हैं। तो ये टीलोमरेज एंजाइम जब तक है तब तक जो क्रोमोसोम से वो डिवाइड होते रहते हैं और जो पर्सन जो है उसकी स्किन एज इट इज़ ही बनी रहती है। आई होप आपको द सेल चैप्टर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ यू कैन डिस्कस विथ मी, यू कैन कॉल टू मी, यू कैन कम टू द स्कूल। गुड डे।